लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज जो कि हमने लास्ट सेक्शन में किया था. यूनिट्स एंड फॉर्मूलेज मैं आपको बताने लग रही हूँ यहाँ पे, जो कि लास्ट सेशन से रिलेट कर रहा है. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द फॉर्मूला. तो एक बार इनको पूरे को रिवाइज करना है. एंड जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में एनी हाउ CBT 1 और ALP के CBT 2 या फिर ग्रुप डी के अंदर आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिजिक्स का मेन खेल फॉर्मूला और उनकी यूनिट पे है. जैसे अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं जो हमने कल किया था, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल. वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इट इज जूल यहाँ पे, है ना. दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये चीज जो है वो अपने को समझनी है और वही मैं आपको बताने की भी कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेगमेंट अगेन. हमने कल जहाँ पे छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, सो दैट हम सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर सके. अगर आपको लगेगा कि एक बार फिर से रिवाइज करना है, तो एग्जाम से पहले बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो मैं आपकी फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर लूंगी. लेट्स स्टार्ट विद द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल ग्रेविटी के बाद का टॉपिक है, यानी कि जब आपने ग्रेविटी पढ़ लिया है, उत्प्लावन उसके आगे आएगा. रीजन इज कि जब भी हम ग्रेविटी की बात करते हैं, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की जो धरती की क्षमता होती है, उसी से कुछ कोरिलेट करता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल. पानी जो है उसमें अगर कुछ भी डाला जाएगा तो पानी हमेशा एक बल या फोर्स लगाता है जो उस चीज को ऊपर की तरफ धकेलता है. ठीक है, याद रखिए कि जो चीज को ऊपर की तरफ धकेलता है, यानी कि ये फोर्स है जो पानी के द्वारा ग्रेविटी के विपरीत लगाया जा रहा है, यानी कि जी के अगेंस्ट लगाया जा रहा है. जब भी कोई चीज ऊपर जाएगी आपकी ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी, और कोई भी चीज जब नीचे गिरती है तो उसकी ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाती है. सो नेगेटिव जी एंड पॉजिटिव जी याद रखिए. अब ये जो नेगेटिव जी है, इसको आप अपथ्रस्ट मोशन के नाम से भी जानते हो. क्या बोलते हैं इसको हम? अपथ्रस्ट मोशन. ठीक है, अपथ्रस्ट मोशन या इसको उत्प्लावन बल भी बोला जाता है. बयोंसी भी इसी से संबंधित है. नाउ व्हाट हैपन, अगर हमने पानी में किसी भी वस्तु को या किसी भी भार की वस्तु को पानी में डाला, तो वो वस्तु अपने वजन के बराबर के वजन के जितनी पानी को डिस्प्लेस करती है. राइट, ये याद रखिएगा. कितना भी कोई भी वजन पानी के अंदर जब डाला जा रहा है, तो वो उतने ही वजन की चीज को, या जैसे मान लीजिए कि 5 kg का बाट जो होती है, जो मेजरमेंट होता है, वो आपने डाला है इसके अंदर, पानी के अंदर, तो पानी जो है वो अपने आप को अगर पूरा भरा हुआ है, या जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, नली जो लगी हुई है यहाँ से, आउटलेट पाइप है, जैसे ये वेट नीचे गिरेगा, पानी उतने ही वजन का यहाँ पे वेसल में इकट्ठा हो गया है. तो अगर 5 किलो का वॉट है, तो लगभग 5 लीटर पानी जो है वो उत्प्लावन जो या अपथ्रस्ट मोशन जो है उसकी वजह से बाहर निकलेगा. जैसे हम किसी भी बॉल को पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, किसी भी बॉल को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं, तो अगर वो बॉल प्लास्टिक की है, रबड़ की है, तो वो बॉल तैरती है ना. लेकिन अगर वही चीज आपने लोहे की छोटी सी भी बॉल डाली, वो पानी के अंदर चली जाती है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसी चीज को एक्सप्लेन करता है. और याद रखिए, ये सारी चीजें डेंसिटी यानी कि घनत्व पर निर्भर करती हैं. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. जो हमारी गोल्ड की, सिल्वर की जो ज्वेलरी बनी होती है, वो भी इसकी डेंसिटी को देख के बनती है, कितना डेंस कोई भी चीज है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये फॉर्मूला थोड़ा सा, या जो इसकी जो इसकी डेफिनेशन है वो याद रखनी है आपको. A law stated that, या Archimedes principle law state that a body totally or partially immersed in a fluid is subjected to an upward force equal in magnitude to the weight. Magnitude हम फिजिक्स में नंबर के लिए बोलते हैं, एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वेट का मतलब हो गया कि अपने बराबर के वजन की चीजों को वो क्या कर रहा है? अपने बराबर के वजन की चीज को विस्थापित करता है. इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी शिप्स जो बनी होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती हैं. तैरना जो है वो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से सीखा है. उसके अलावा जो लेक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता नापने के लिए, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बना हुआ है. गोल्ड की जो प्योरिटी है, सोने की जो प्योरिटी है, गोल्ड के रेट एक्सट्रीमली हाई इस समय, है ना. कल तो शायद 160 हो गए थे, आज फिर से वापस कम हो गए. तो यहाँ पे गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही नापी जाती है. राइट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बयोंसी फोर्स को भी एक्सप्लेन करता है, जिसको उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं. उत्प्लावन बल, बयोंसी,
ये किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके जो वजन होगा या जो उसका वेट होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करता है यहाँ पे। वॉल्यूम इट इज रिप्रेजेंटिंग, ये वाला जो एरिया है आपका, जो रेड कलर का एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रेड एरिया रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द शिप, यानी कि शिप जितनी पानी के अंदर है उसने उतना ही बराबर का पानी जो है वो शिप से, मतलब नदी, शिप के वजन की वजह से नदी के बाहर छोड़ दिया है। ये बॉयंसी होती है। जो हमारे पेड़ पौधे तैरते हैं ना, पानी पे तैरते हैं, वो सारे के सारे आपके उत्प्लावन बल की वजह से ही तैरते हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी हमारे पेड़ पौधे तैरते हैं ना पानी पे, वो सारे के सारे उत्प्लावन बल की वजह से ही तैरते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम और फॉर्मूला इसका याद रखिए, W इज इक्वल टू रो ग्रेविटी वॉल्यूम, ठीक है। ये रो है, डेंसिटी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेंसिटी, ग्रेविटी और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी वेव्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट। साउंड जो होती है, साउंड क्या होती है? साउंड एक तरीके की एनर्जी है जो कि हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है इन दी ईयर्स। जब मैं बोल रही हूं और आप सुन पा रहे हो तो ये वर्ड्स नहीं है जो आपके कानों में जा रहे हैं, ABCD अल्फाबेट आपके कानों में नहीं जा रहे हैं। जो मैंने बोला उसकी वाइब्रेशन आपके कानों में जा रही है, जिसकी वजह से आपको चीजें सुनाई दे रही है। हमारे कानों का कुछ मैकेनिज्म या डिजाइनिंग ऐसा है जिसकी वजह से ये चीजें हमको वाइब्रेशन के फॉर्म में या वेव्स के फॉर्म में सुनाई देती हैं। जब हमने वेव्स या तरंगों की बात किया तो वेव्स क्या होता है? वेव्स हमारे द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी के, हमने जो बोला या जो मैं बोल रही हूँ उसकी वजह से जो पार्टिकल्स मेरे मीडियम में हैं वो जब ट्रैवल कर रहे हैं या उन पार्टिकल्स में जब रेयर ऐसे मूवमेंट हो रही है, उनमें एनर्जी आ रही है, वो हमारी वेव्स कहलाती हैं। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन या फिर क्रस्ट एंड ट्रफ इसको बोला जाता है। तो वेव्स क्या है? मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑफ देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेव। यानी कि एक पार्टिकल अभी जीरो पे रखा हुआ है, जीरो पोजीशन पे, जब उसको किसी भी तरीके की कोई एनर्जी नहीं दी जा रही है, द मोमेंट आप उसे एनर्जी दोगे वो ऊपर नीचे ये करेगा। ये हमारा क्या कहलाता है? वेव्स कहलाता है। सिंपली दिस इज कॉल्ड एज वेव। जहां पे हमारे पास ये पॉइंट क्रस्ट होता है जिसको हम श्रृंग के नाम से जानते हैं, ये पॉइंट गर्त होता है जिसको हम ट्रफ के नाम से जानते हैं। तो जो श्रृंग है, एक श्रृंग से दूसरी श्रृंग या एक गर्त से दूसरी गर्त जो है वो क्या कहलाती है? वेव लेंथ, जिसको हम तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। और अपने पॉइंट से पार्टिकल कितना ऊपर गया है और अपने पॉइंट से पार्टिकल नीचे कितना आया है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, या इसको हम आयाम के नाम से जानते हैं। दिस इज मेंशन हियर, इसको हम क्या बोलते हैं? आयाम। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपकी किसी भी वेव को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड दो चीजें हो गया। अपने को याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक थर्ड यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट किए जाने वाला एक टर्म है। फ्रीक्वेंसी हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा हर्ट्ज में एक्सप्लेन की गई थी, यानी कि जो इसकी यूनिट लिखी गई थी वो हर्ट्ज लिखी गई थी। फ्रीक्वेंसी का जो वर्ड है उस पे जाइएगा। फ्रीक्वेंसी इज हाउ फ्रीक्वेंट एन इवेंट इज अकरिंग, ठीक है, हाउ फ्रीक्वेंट एन इवेंट इज अकरिंग। अगर ये वेव इस तरीके से जा रही है तो मैं बोलूंगी इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर मैंने बोला कि वेव्स का ये पैटर्न है तो यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है, यानी कि बहुत तेजी में या पर सेकंड बहुत ज्यादा रिपीटेड आवाज हो रही है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो है। पॉइंट अपने को ये समझना पड़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी जैसे ऊपर वाली वेव में है तो वेवलेंथ कम होगी, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने क्या बोला दोबारा सुनिए, अगर वेव या कह सकते हैं हम, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि जो तीव्रता है वो बहुत तेज है, तो हमारी वेवलेंथ जो है वो क्या होगी? कम होगी। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से, या फिर ये समझिए कि यहाँ पे कितना गैप है ना एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, यानी कि एक वेव की क्रस्ट की, एक क्रस्ट की दूसरे क्रस्ट से दूरी जो है वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी, ठीक है। सिंपल इनफ। नाउ तीन टर्म्स यू हैव स्टडीड, एक होता है वेवलेंथ, एक होता है एम्पलीट्यूड और तीसरी चीज होती है
फ्रीक्वेंसी। इन तीनों फॉर्मूले को यूज करके हम टाइम ड्यूरेशन निकालते हैं किसी भी वेव्स का कि कितनी देर में वो ट्रैवल कर पा रही है। हम किसी भी जो वेव है उसकी स्पीड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला आता है। मैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन बाद में करती हूँ। याद रखिए स्पीड वेलोसिटी या सी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। c इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। ठीक है, c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। अच्छा, वेव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, तो लेमडा इंटू न्यू। अब अगर आपसे वेव लेंथ पूछा जाएगा तो ये क्या हो गया, न्यू अपॉन में c, और अगर आपसे न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी वो क्या हो गई यहाँ पे, c अपॉन में लेमडा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद रख लीजिए, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। मेन फॉर्मूला यही है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। कई बार क्वेश्चन में इन तीनों में से एक कोई भी चीज मिसिंग होगी, आपको दूसरी चीज कैलकुलेट करनी होगी, एंड फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी चीज के लिए मैं आपको वेव्स का यहाँ पे पूरा पॉइंट बता रही थी ना। इसी पॉइंट में याद रखिए कि जब हम वेव्स को मेजर करते हैं तो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड से मेजर किया जाता है। वहीं पे हमारे पास एक और चीज है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर कह रहे हैं। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो साउंड वेव्स होती हैं, या फिर साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। हमारे पास दो तरीके की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल। यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल यानी कि अयांत्रिक या जिसमें हमको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो साउंड वेव्स जो हैं वो मीडियम की जरूरत है उनको, तो दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। यहाँ पे जब भी अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएंगी। किसी को सुनना पेशेंस का काम है, तो धैर्य चाहिए ना किसी को सुनने के लिए। अनुदैर्घ्य तरंगे जो है वो क्या है आपकी, वो माध्यम से होके गुजरती हैं, मीडियम इनको चाहिए ही होता है। अगर मैं आपको वैक्यूम में पढ़ाऊंगी तो क्या आपको सुनाई देगा, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो वैक्यूम में हमको साउंड वेव हमारी ट्रैवल नहीं करती। वहीं पे अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट सबसे पहले तो है ट्रांसवर्स वेव, जिसको हम अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं, और लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। माध्यम या मीडियम जो है वो इसको नहीं चाहिए, यानी कि ध्वनि जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती है, लेकिन साउंड वैक्यूम में सबसे तेजी से ट्रैवल करती है, क्योंकि मीडियम नहीं चाहिए, कुछ पार्टिकल्स नहीं है, तो वो उसके रास्ते को रोक नहीं रहे हैं। जो किरण आ रही है वो एकदम से बढ़िया तरीके से पृथ्वी पे आ रही है अगर उसमें वैक्यूम में आप ट्रैवल कराओगे। हालांकि जैसे जैसे ये माध्यम आता जाता है इसकी स्पीड जो है वो कम होती चली जाती है। साउंड वेव्स जो है वो सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करते हैं सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर। एल्यूमिनियम में साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो 6420 मीटर पर सेकेंड की होती है, जबकि लाइट की मैं बात करूं तो लाइट की एक ही स्पीड होती है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन लाइट वेव वैक्यूम में ज्यादा ट्रैवल करती है, फिर एयर में, और सबसे कम ट्रैवल करती है सॉलिड में। अगर ये मान लीजिए कि दीवार के अंदर क्रॉस करके लाइट जा सकती है, नहीं जा सकती, लेकिन दीवार के अंदर से क्रॉस करके ध्वनि जा सकती है ना। इस कमरे में मैं जो बोल रही हूँ और यहाँ जो लाइटें जल रही हैं वो हो सकता है पॉसिबली कि मेरे बाकी के घर के अंदर ये लाइट नहीं जा रही है, राइट लेकिन जो साउंड मैं बोल रही हूँ, जो आवाज में, जिस आवाज से मैं पढ़ा रही हूँ, वो शायद बाहर ट्रैवल कर पा रही है अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँ। क्योंकि ये स्टूडियो है तो इनको हम साउंड से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसलिए आवाज नहीं जाती है, वरना साउंड वेव ट्रैवल कर जाती है अगर माध्यम है, और अगर सॉलिड चीजें हैं वहां से भी ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, तो ध्वनि जो ब्रह्मांड में आवाजें जो हो रही हैं वो हमको सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन लाइट जो सूर्य ब्रह्मांड में है उससे हमें रोशनी मिल रही है। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन टर्म्स भी यूज करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट को या पार्टिकल्स के डिस्टेंस को बताता है। टाइम पीरियड इसी से रिलेट है, टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से तो हम सेकंड का पता लगा रहे हैं ना। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हाउ फ्रीक्वेंट एन इवेंट इज अकरिंग। जब मैं बोल रही हूँ हाउ फ्रीक्वेंट तो टाइम तो आ ही गया, किसी भी वेव का टाइम हम उसकी फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी लंबी है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव को ट्रैवल, एक वेव को कंप्लीट होने में कम टाइम लग रहा है। ठीक है, इको क्या होता है, मेरे रूम में अगर साउंड को कैप्चर करने के लिए चीजें नहीं होंगी, कमरा खाली होगा तो गूंजेगी आवाज, इको होगा, और ये रिपीटेशन ऑफ साउंड कहलाता है, जो कि साउंड की रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन नहीं, क्योंकि माध्यम चेंज नहीं हो रहा है। जब माध्यम चेंज होता है तो ध्वनि कई बार ट्रैवल नहीं भी कर पाती है। अगर आप पानी में आवाज लगाओगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। पानी के अंदर अगर हम आवाज लगाते हैं तो आवाज नहीं जाती ना, जो अंदर पानी में है उसको आवाज नहीं जाती। और अपने को याद रखना है, अगर हमको ध्वनि या इको सुनना है तो ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए एटलीस्ट 0.1 सेकेंड के अंदर, और मिनिमम डिस्टेंस हमारा 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी हमें सुनाई देगा। ओके, नेक्स्ट मूव टू लाइट चैप्टर। लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये डायग्राम समझना है, जिसमें व्हाट इज पी पॉइंट, व्हाट इज सी पॉइंट, है ना, एफ पॉइंट क्या होता है, ये सब याद रखने हैं आपको। हमारे पास दो तरीके के शीशे होंगे, एक होगा प्लेन मिरर जिसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण है प्लेन, जिसमें आप अपनी शक्ल जो है वो निहारते हो, हम अपने आप को ब्यूटीफुल होते हुए देखते हैं। आपको पता है ना, एक शीशा हमको वैसा दिखाता है जैसा हम देखना चाहते हैं खुद को। तो अगर हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी, हम खुद को बहुत सुंदर मानते हैं, तो शीशा भी हमको सुंदर दिखाएगा। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो बेकार हूँ, मैं अगली हूँ, या फिर मेरे जितना गंदा कोई भी नहीं है, तो शीशा भी आपको ना उसी तरीके से दिखाना स्टार्ट कर देता है। सो हमेशा शीशे के सामने खुश होके जाइए और अपने आप को अच्छा ब्यूटीफाई प्रेस करिए। दुनिया जहान के लोग चाहे आपको करें या ना करें, आप खुद की तो तारीफ करिए, ताकि शीशा आपको वही दिखाए। नाउ द पॉइंट इज, प्लेन मिरर के अंदर हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं। जब भी प्लेन मिरर में हम अपनी शक्ल देखते हैं तो आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, विच इज इक्वल टू कि हमने अगर किसी भी शीशे में, प्लेन मिरर में अपनी इमेज देख रहे हैं, तो हमारी डिस्टेंस, ठीक है, शीशे से और शीशे जो मिरर है, शीशा जो है, उससे इमेज की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा बराबर होगी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा बराबर होगी। अगर आप पीछे हो जाओगे तो आपकी इमेज भी पीछे हो जाएगी, आप आगे हो जाओगे तो इमेज भी जो है वो आगे हो जाएगी, राइट। दूसरा चीज ये कि हमें अपनी हाइट के बराबर का इमेज देखने के लिए हमें अपनी हाइट का बिल्कुल हाफ शीशा चाहिए। मतलब अगर कोई 6 फीट का है तो अगर वो 3 फीट का शीशा लेता है तो उसको पूरी अपनी इमेज जो है वो दिखाई देगी। तीसरा पॉइंट, हम अपने आप को बाइलेटरल देखते हैं शीशे के अंदर, यानी कि लेफ्ट दिखता है राइट और राइट दिखता है लेफ्ट। ये पॉइंट्स याद रखिए। प्लेन मिरर, अगर मैं ये सब प्लेन मिरर की बात है, प्लेन मिरर में हम सी, पी और एफ नहीं निकालते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल के अंदर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया, जो कि सेंटर सर्कल का है, और P जो है वो पोल है, जो कि सेंटर की सर्कल की पेरीफेरी है, राइट। अब अगर मुझे C और P के बीच की एग्जैक्ट बीच की दूरी निकालनी है, अगर मान लीजिए कि C और P यहाँ पे 6 है, तो जो फोकल या F जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। फोकल का पॉइंट C से या फोकल का पॉइंट P से बराबर होना चाहिए। C यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। तो P और C की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C डिवाइडेड बाय 2, वो आपका क्या बनता है, फोकल दूरी बनता है। और वैसे सर्कल के हिसाब से देखा जाए तो ये रेडियस होता है ना। तो रेडियस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू F बोल सकते हैं, या 2F इज इक्वल टू R। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, मल्टीपल टाइम्स आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2F इज इक्वल टू R। नाउ शीशे की जब हम बात करते हैं तो कनकेव मिरर या मिरर का आपको फॉर्मूला याद रखना है। दो तरीके के मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर की बात करें तो दो तरीके के मिरर होते हैं, कनकेव, एक कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल। और उसी तरीके से लेंस भी पाए जाते हैं, अवतल या उत्तल लेंस। लेंस और मिरर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, फॉर्मूले में भी और इमेजेस बनाने में भी। कनकेव या अवतल मिरर, अवतल जो दर्पण है या मिरर का जो फॉर्मूला है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा। यहाँ पे v ऑब्जेक्ट है, u ऑब्जेक्ट है, v इमेज है, और f जो है वो फोकल दूरी हो गया। यानी कि आपने अपनी वस्तु को समतल दर्पण के आगे रखा है तो किधर रखा है, किस जगह पे उसकी पोजीशन है, इसके हिसाब से हम 6 पोजीशंस आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर हमने इस पोजीशन पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो हमारी प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, वो भी 6 पॉइंट्स आते हैं। बहरहाल अभी याद रख लीजिए कि जब भी हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो वो हमेशा रियल यानी कि वास्तविक इमेजेस को बनाता है, रियल इमेजेस को बनाता है। पॉजिटिव हमेशा फोकल लेंथ होती है, क्योंकि शीशे के इस तरफ यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको एक चीज और याद रखनी है, अरे इस तरफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हाइट को ले लेते हैं ऊपर या नीचे, है ना। फोकल दूरी f जो है वो फिक्स होती है हमारी।
शीशों के हिसाब से जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, हमारी आंखों का निकटतम बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर का बिंदु कितना होता है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। हम देख कितना भी सकते हैं ना, हम अपने देखो कितनी अजीब सी विडंबना है कि हम अपने पास की चीजें 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम अपने दूर की चीजें जो हैं वो ब्रह्मांड तक देख लेते हैं। मतलब ब्रह्मांड में आपके अगर शनि ग्रह भी दिखने लग जाए तो भी हमको साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन हम अपनी 25 सेंटीमीटर से आगे की चीजें, मतलब आप अपना हाथ अगर इतने तक लाते हो तो हाथ पे लिखी हुई चीजें आपको नहीं नजर आएंगी। ओके डन। फॉर्मुलेज याद रखिए यहाँ पे। फोकल लेंथ हमेशा कनकेव मिरर की पॉजिटिव होगी, मतलब ये आपकी पॉजिटिव फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेजेस बनाता है, जिसको हम आभासी कहते हैं, आभासी, ठीक है, आभासी। और सीधी इमेजेस बनाता है, ये भी याद रखना है। इमेजेस कैसी बनती है, सीधी। जबकि कनकेव मिरर की मैं बात करूं तो कनकेव मिरर में वास्तविक और उल्टी इमेजेस बनती हैं, यानी कि इमेजेस अगर ऐसे कोई चीज है तो वो आपको ऐसे नजर आएगी, उल्टी इमेजेस। वाव करके याद रखिए, कनकेव मिरर जो बनाता है वो क्या बनाता है, वाव इमेज बनाता है। क्या बनाता है, वाव इमेज बनाता है। जबकि कन्वेक्स मिरर जो बनाता है वो बनाता है आसी। कैसी, आसी कासी, है ना, शिव जी के दर्शन ऐसे। अच्छा, कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है या फिर जो रेज होती हैं वो फैलती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोकल है वो शीशे के पीछे पड़ता है, और जब फैल रही है तो आप इसको उन चीजों के लिए इस्तेमाल करोगे जहाँ पे रोशनी आपको फैला के देखनी है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट की लाइट होती है, किसी भी इंडिविजुअल की नहीं। तो स्ट्रीट लाइट में हम क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। जबकि कनकेव की बात करें तो कनकेव क्योंकि सारी चीजों को एक पॉइंट पे लाके कंसंट्रेट कर देता है, तो हमें वहां पे चाहिए इस शीशे को इस्तेमाल करना जहां पे हमें ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना है या फोकस करके देखना है। जैसे कि शीशा होता है, ईएनटी डॉक्टर्स के जो मिरर होते हैं, जो जूम लेंसेज होते हैं, मेकअप मिरर्स होते हैं, गाड़ियों के अंदर जब हम गाड़ियों को टर्न करते हैं, जो रोड साइड चीजें लगी होती हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपको फोकस जो है ना वो आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है। ऑन दैट कॉन्ट्ररी मेरे ख्याल इतनी चीजें आपको समझ आ गई है। कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। लेंस की बात करते हैं तो कुछ ऐसा नजर आता है, कनकेव इज दिस ओनली एंड कन्वेक्स इज दिस, ठीक है। वैक्सिंग और वेनिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फॉर्मूला मिरर का 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। स्नेल्स लॉ में साइन आई अपॉन साइन आर की बात करते हैं, स्नेल्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी आइडेंटिफाई की जाती है जैसे कि आपके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेव्स ओनली। जब आप वेव्स पढ़ रहे हो तो साउंड, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। लाइट के अगले ही कॉन्सेप्ट में, लाइट दो तरीके की है, जो सूरज से डायरेक्टली आपको आ रही है, और दूसरा जो आपकी रोशनी यहाँ पे हम लाइट या इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। आपको सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी ऐसा यूनिट याद रखनी है। वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को जूल से करते हैं, चार्ज को कूलम से या Q से बोलते हैं, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर बोलते हैं, रेजिस्टेंस को ओम या ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और P से इसको शो करते हैं। ओम का सिंबल याद रखिए, रेजिस्टिविटी ओम मीटर है, पावर इज वॉट, हीट प्रोड्यूसेस जूल, ठीक है, हीट प्रोड्यूसेस जूल। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओम्स लॉ। कुछ आए या नहीं आए इलेक्ट्रिसिटी से, ओम्स लॉ आता ही आता है। रिमेंबर दिस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। वोल्टेज घटेगा तो वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घटेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का साइन हटा के हम यहाँ पे R यानी कि रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि किसी भी कंडक्टर या चालक के अंदर कितना करंट जाएगा वो रेजिस्टेंस यानी कि उसमें लगे हुए प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रतिरोध एक तरीके से हम जो वहां पे
मशीन्स, एपरेटर्स या जो आप ट्यूबलाइट, पंखा ये सब लगा रहे हो, इनको भी आप मशीन्स के नाम से बोल सकते हो। इसी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। रेजिस्टेंस का अगर मुझे फॉर्मूला याद रखना है तो R इज इक्वल टू V अपॉन में आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मैक्सिमम किसी चीज पे अगर तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ ऐसे कंडक्टर्स या चालक होते हैं जहां से करंट पास होता है, कुछ ऐसे होते हैं जहां से करंट जो है वो पास नहीं करे। ठीक है, तो याद रखिए R इज इक्वल टू V अपॉन आई। जो लेंथ है मटेरियल की L जो है, तो उसमें अगर जो है वो लंबी यानी कि लेंथ जो है वो ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये भी याद रखिए। मतलब अगर लंबाई किसी भी रॉड की, कंडक्टर की ज्यादा है तो रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई की वजह से। इसमें फॉर्मूला याद रख लीजिए, इसको डायरेक्टली हम फॉर्मूले से लर्न कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में। लंबाई बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटाने पे रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया को कम करने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर भी याद रखिए, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एंड लास्ट इज मटेरियल। तो चार चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको लर्न कर लीजिए। लेंथ पे, टेम्परेचर T पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया A पे और काइंड ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों चीजों के बारे में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। रेजिस्टिविटी का हमने बात कर लिया, कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को पास करने की क्षमता जो है वो कंडक्टिविटी कहलाती है, और रेजिस्टिविटी जो है वो रोकने की क्षमता होती है। सबसे ज्यादा अगर कोई भी एलिमेंट है जिसकी रेजिस्टिविटी या जो सबसे अच्छा चालक कहलाता है वो सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद हम कॉपर लगाते हैं, हम घरों में जो इस्तेमाल करें तार, वो तार इस्तेमाल करें कॉपर की। नाउ रेजिस्टिविटी जो है वो करंट को रोकने की क्षमता होती है। तो जहां जहां पे हमें ये लगता है कि भाई हमारी जो तारें हैं कॉपर की वो तो करंट को फ्लो कर रही है ना। अब अगर इसमें से कोई ऐसी चीज है जो हम चाहते हैं, जैसे आपकी कॉपर की तारें हैं उस पे प्लास्टिक से हमने कोटिंग की है, प्लास्टिक से, मान लीजिए तारें ऐसी ही फैल रही हैं, अब भाई टच करा तो आपको करंट लग जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया है, उसको प्लास्टिक से कोटिंग की है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो है वो करंट नहीं जाता है। ठीक है, प्लास्टिक से जो करंट है वो आपका नहीं पास ऑन होता है, इसीलिए याद रखिए कि हम प्लास्टिक यूज करते हैं। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁻8 सबसे ज्यादा, मतलब अगर मैं चार्ट में देख रही हूँ तो ज्यादा मतलब मैं नेगेटिव साइड की तरफ बात कर रही हूँ, इसकी रेजिस्टिविटी क्षमता कम है, इसीलिए करंट अच्छे से पास होता है। -8 लिखा हुआ है यहाँ पे, नीचे तक आएंगे तो 12 हो जाता है यहाँ पे, है ना। नाउ व्हेन यू विल कम टू हार्ड रबर, या आप जब एवोनाइट पे आते हो तो याद रखिए सबसे ज्यादा जो तीन चीजों में हमने डिवाइड कर दिया है, कंडक्टर्स, एलॉयज और इंसुलेटर्स। कंडक्टर होते हैं चालक जो करंट को पास कर रहे हैं, अलॉयज क्या हो गए जो आपने मिश्रित धातु बनाई है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं कुचालक जो पास नहीं करने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कुचालक। तो इंसुलेटर्स अपने अंदर से बिल्कुल भी करंट को पास नहीं होने देते हैं। ग्लास, हार्ड रबर, एबोनाइट, डायमंड और पेपर याद रखिए। एबोनाइट जो है वो आपका जो है एबोनाइट जो है वो करंट को पास होने देता है। ठीक है, मतलब पास होने देता नहीं, एबोनाइट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसुलेटर है, इसमें से बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता। बैक टू बैक रेलवे का ये क्वेश्चन है, इंसुलेटर, बेस्ट इंसुलेटर कौन सी ऐसी चीज है जो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देती है, विच ऑफ द थिंग विच हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। तो याद रखिए रेजिस्टिविटी हाईएस्ट इसकी है एबोनाइट की, जो कि डायमंड से भी ज्यादा है या हार्ड रबर से भी ज्यादा है। ठीक है, तो डायमंड नहीं आंसर कर दीजिएगा, एबोनाइट करके याद रखिए। एबोनाइट हार्ड रबर ही होती है एक तरीके से, इट्स अ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, और हमने इसमें से जैसे कि अगर हमने नाइक्रोम बनाया तो निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन चार चीजों को मिला के हमने नाइक्रोम बना दिया। ये नाइक्रोम जो है
इसको हम वायर की तरह अवन में और जो हमारे हीटर्स या गीजर्स होते हैं उनमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है वो हमने सीरीज में लगाई है या पैरेलल में लगाई है। अगेन मैं एग्जाम रेलवे के हिसाब से क्वेश्चंस यहाँ पे अपडेट करा रही हूँ, जो रेलवे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात कर रहे हैं, वो अगर आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं, श्रृंखला में लगे हुए हैं, तो श्रृंखला का मतलब होता है कि इनमें जो करंट जाएगा वो भी बराबर जाएगा। यानी कि अगर इसमें I1 जा रहा है तो इसमें भी I1 जाएगा, इसमें भी I1 जाएगा या I जाएगा फॉर दैट मैटर। तो जो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब है कि जितने भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में दिए हुए हैं, अगर मुझे सर्किट का, ये डायग्राम सर्किट डायग्राम है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो सिंपली मुझे R1 R2 R3 या और भी अगर मेंशन है इसमें 4 5 6, तो हम सबको ऐड कर देंगे। हम घरों में कभी भी इस चीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। रीजन इज कि सबको करंट बराबर पास हो रहा है, जबकि आपके जो ये होते हैं ना चार्जिंग, जो चार्जर्स होते हैं उनको कम चाहिए, एसी को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हीटर को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, टीवी को ज्यादा चाहिए, फ्रिज को ज्यादा चाहिए, जबकि ट्यूबलाइट को, पंखे को, बल्ब को, चार्जर्स को, इनको कम लाइट चाहिए। अगर हमने सीरीज में लगाया और अगर तेजी में लाइट आ गई कभी, तो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक साथ फूक जाएंगे। इसीलिए हम कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को सीरीज में नहीं लगाते हमारे घरों में। हमारे घरों का जो सर्किट है वो कुछ ऐसा नजर आता है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल या समानांतर बोलते हैं। समानांतर में R1 R2 और R3, यानी कि हमने इनको ऐड कर दिया, लेकिन अपॉन में ऐड करेंगे तो चीजें याद रखिए कैसे, यहाँ पे आपको बस अपॉन में करना है, तो R1 R2 और R3 बैटरी का सर्किट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, घरों का हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। फ्यूज वायर लगाई जाती है, वो जो लेड और टिन की होती है, जिसमें पतली सी एक वायर होती है लेड और टिन की। तो अगर कभी बहुत हाई करंट आएगा तो वहीं की वहीं वो वायर टूट जाएगी हीट होने की वजह से, और हमारे घरों में लाइट कम बंद हो जाएगी आना। इफ हमने फ्यूज वायर नहीं यूज किया, तो अगर करंट एकदम से घर में फ्लो कर गया बहुत तेज, तो हमारे सारे अप्लायंसेस जो हैं वो फूक सकते हैं फ्यूज वायर। उसी तरीके से याद रखिए, घरों में हम जो तारें यूज करते हैं वो 3 तरीके की तार होती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्ध वायर। लाइव वायर लाल रंग की होती है, अर्धन वायर ग्रीन कलर की होती है और न्यूट्रल इज ब्लैक कलर। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। होप चीजें क्लियर हैं। दोनों क्लासेस जो हैं यूनिट्स एंड फॉर्मूले की पार्ट 1 पार्ट 2 रिवाइज कर लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसी कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है व्हाट एल्स यू नीड फ्रॉम मी, राइट। यहाँ पे टेस्ट सीरीज क्लास 24 पे आप ले सकते हो, जो कि हर एग्जाम को, रेलवे के जो हर एग्जाम है उनको कवर करेगी। साइंस के सेक्शनल टेस्ट भी हैं, साइको टेस्ट भी हैं, ALP में साइको टेस्ट आएगा, उसको भी कवर किया हुआ है। 1 ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन है, तब तक तो CBT 1 CBT 2 साइको टेस्ट ये सब हो जाएगा। अगर एग्जाम की साइको की डेट 1 साल के ऊपर जाती है तो भी आपको फिर वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि साइको का डेट जो है वो उसके हिसाब से हमने ये टेस्ट पूरे बनाए हैं। सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल टेस्ट भी हैं, अपडेटेड हैं सारे के सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं उनको अपडेट किया गया। और कल से इस चैनल के ऊपर 8 बजे हम यहाँ पे एक्चुअली रिवाइज्ड या 2024-25 में ALP ने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके सैंपल पेपर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कल से रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा। तो कल सैंपल पेपर नंबर 1 का क्लास है, ठीक है। अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, आई होप चीजें क्लियर हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा आपको किसी भी चीज से कोई दिक्कत है। टेस्ट पेपर्स कैसे लेना है वो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, वहां से भी चीजें ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड कल टुमारो वी हैव क्लास at 8 PM